नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉवल प्लैनेट में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रीबर्थ ऑफ डेविल क्वीन एपिसोड 6। वही हाल का नज़ारा ही अलग हो गया था। सभी अपने अपने में मगन थे, तभी अचानक लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। रंधावा फैमिली भी चौंक जाती है कि अचानक लाइट को क्या हो गया, क्योंकि लाइट जाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही इतनी देर हो गई, वापस भी नहीं आया। तभी वहां बहुत से लोग एक साथ चारों तरफ फैलने लगते हैं। सभी ने अजीब सी दिखने वाले चश्मे को पहन रखा था। उस सभी के हाथ में हथियार मौजूद था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां गोली चलने लगती है। किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता है। सभी एक साथ चिल्लाने और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी लाइट वापस आ जाती है, लेकिन वहां भी सभी परिवार के लोगों को चारों तरफ हथियार से लैश लोगों ने घेर रखा था। साथ ही बहुत से लोग उस हॉल के चारों तरफ मौजूद थे। सभी ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। उन्हीं में से एक आदमी, जो शायद उनका लीडर था, वो ऊपर हवा में फायरिंग करते हुए कहता है, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया या एक चू भी की तो मौत की घाट उतारने में हमें एक पल भी नहीं लगेगा। इसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ती है, जो सभी से अलग खड़ा था। वो भी इसलिए क्योंकि वो साइड में किसी से बात करनी थी। वो अपने फ़ोन में कुछ कुछ कर रहा था। किसी का कॉल आने के कारण वो सभी से थोड़ा दूर चला गया था। लेकिन गोली की आवाज़ सुन वो वापस आ जाता है, और जैसे ही वो देखता है कि क्या ही रहा है और किसी को कॉल करता, उससे पहले ही उस लीडर की नज़र उस पर पड़ जाती है। कोई कुछ कर पाता या समझ पाता उससे पहले ही उस ग्रुप के लीडर ने उस पर गोली चला दी, जिसे देख सभी एक साथ चिल्लाते हैं, रोहन पापा। लेकिन वो गोली उसे न लग ऊपर लटक रहे झूमर पर लगती है, जिस कारण वो जिप फोंग हुआ था उसका एक भाग टूट जाता है और झूमर बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है, जिसे देख सभी की जान ही अटक जाती है। झूमर लगातार नीचे गिर रहा था। जिस रस्सी से वो बांधा हुआ था वो भी वहां से छूट गया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ भी समझने या प्रतिक्रिया करने का मौका तक नहीं मिलाता है। रोहन, जो अंदर की स्थिति को देखकर अपने गार्ड को कॉल कर रहा था, उसका ध्यान गोली की आवाज से उधर जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऊपर जाती है, उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और वो अपने हाथ से अपने सर को ढक लेता है। लेकिन अचानक से वो झूमर रोहन के थोड़ा ऊपर आकर रुक जाता है, जिसके कुछ पल बाद कियान, अर्जुन और अविनाश रिएक्ट करते हैं और रोहन की तरफ भागते हैं और उन्हें वहां से हटाते हैं। तब जाकर सभी की जान में जान आती है। तभी सबका ध्यान दूसरी साइड जाता है, जहां को उस झूमर की रस्सी को पकड़ा खड़ा था, जिसे देख उन लोगों के मुंह से निकलता है, कृष्णा। तो हाँ, वो कृष्णा थी जिसने एंड टाइम पर रस्सी को पकड़ लिया था, जो वहीं से सरकते हुए जा रही थी। तो जान लेते हैं आखिर हुआ क्या और कृष्णा वहां पहुंची कैसे। दरअसल जब उस वेटर ने जूस गिराया था, तब कृष्णा ने कुछ तो अलग उसमें गौर किया था, लेकिन ओम के आ जाने के कारण वो वेटर वहां से चला गया। ओम उसे लेकर एक कमरे में जाता है। वो वही दूसरा साइड बना हुआ था। वहां उसने कृष्णा को बिस्तर पर बैठा कर खुद ही उसकी ड्रेस साफ कर रहा था, लेकिन कृष्णा का ध्यान अभी भी उस पर नहीं था। तब अचानक से लाइट चली जाती है और जब बहुत देर होने पर नहीं आती है तो वो लोग बाहर जाने लगते हैं। गेट तक जाते ही पता नहीं कृष्णा को क्या होता है, वो अचानक से बाहर हॉल की तरफ भागने लगती है, जिसको देख ओम भी उसके पीछे जाता है। जैसे ही वो लोग हॉल में पहुंचते हैं, उसी समय वो नकाबपोश रोहन पर गोली चलाने वाला होता है, जिसे देख ओम जल्दी से उसका हाथ ऊपर उठा देता है, लेकिन गोली रोहन को न लग झूमर पर लग जाती है। वही कृष्णा, जो सब कुछ देख रही थी, उसने जब झूमर को नीचे गिरते देखा तो उसकी आंखें मौत सी ठंडी हो गई। उसने एक बार अपनी घड़ी को छुआ, जिसमें से 2 सेकंड के लिए रेड लाइट जलती है और फिर बंद हो जाती है। तभी उसकी नज़र उस मोटी सी रस्सी पर जाती है, जो सरकते हुए आगे जा रही थी। कृष्णा उसे एक झटके के साथ पकड़ती है और अपने आप को वही एक खंभे से रोक लेती है। इतने भारी झूमर को रोकने के कारण उसके हाथ रस्सी से घींच रहे थे, जिसके उसके हाथ से खून आने लगा था, जो अब नीचे फ्लो पर लगातार गिर रहा था। जैसा ही वो देखती है कि अब झूमर के नीचे कोई नहीं है, तो वो रस्सी को छोड़ देती है, जिससे एक बहुत तेज आवाज के साथ झूमर नीचे गिरता है और चारों तरफ कांच फेल हो जाता है। इन सब में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो नकाबपोश अब वहां नहीं थे और गेट की तरफ एक परछाई किसी को घसीटती हुई बाहर ले जा रही थी। अब उस लीडर के अलावा कोई भी नकाबपोश वहां मौजूद नहीं था, जिसे ओम ने पकड़ रखा था। वो नकाबपोश जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, मार दो सबको, सभी को गोलियों से भून डालो।
सभी लोग उसकी बात सुन डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था वहां बहुत सारे लोग हथियार लेकर आए हुए थे और अगर गोलियां चलती तो सभी मारे जाते। अभी सारे मेहमान यही मौजूद थे, लेकिन जब कोई हरकत नहीं होती तो सभी चारों तरफ देखते हैं, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। कृष्णा के घड़ी में फिर से 2 सेकंड के लिए लाइट जलती है जो इस बार ब्लू थी। बाहर से बहुत सारे गार्ड आते हैं जो बाकी परिवार के हैं और सारे मेहमानों को वापस सुरक्षित रूप से घर छोड़ते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो लोग अब तक कहाँ थे तो हेड गार्ड बताता है कि सभी लोगों को कुछ और कुछ कहकर यहाँ से दूर भेज दिया गया था, वो लोग अभी तुरंत ही आए थे। एलोम जल्दी से कृष्णा की तरफ भागता है जिसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं थी वैसी सभी बात से हैरान कि इतनी भारी झूमर उसने अकेले रोक लिया था। तभी अचानक कोई कृष्णा के पास आता है और एक झटके से उसे गले लगा लेता है। इन सब में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो नकाबपोश अब वहां नहीं थे और गेट की तरफ एक परछाई किसी को घसीटती हुई बाहर ले जा रही थी। अब उस लीडर के अलावा कोई भी नकाबपोश वहां मौजूद नहीं था जिसे ओम ने पकड़ रखा था। वो नकाबपोश जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, मार दो सबको, सभी को गोलियों से भून डालो। सभी लोग उसकी बात सुन डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था वहां बहुत सारे लोग हथियार लेकर आए हुए थे और अगर गोलियां चलती तो सभी मारे जाते। अभी सारे मेहमान यही मौजूद थे, लेकिन जब कोई हरकत नहीं होती तो सभी चारों तरफ देखते हैं, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। कृष्णा के घड़ी में फिर से 2 सेकंड के लिए लाइट जलती है जो इस बार ब्लू थी। बाहर से बहुत सारे गार्ड आते हैं जो बाकी परिवार के हैं और सारे मेहमानों को वापस सुरक्षित रूप से घर छोड़ते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो लोग अब तक कहाँ थे तो हेड गार्ड बताता है कि सभी लोगों को कुछ और कुछ कहकर यहाँ से दूर भेज दिया गया था, वो लोग अभी तुरंत ही आए थे। एलोम जल्दी से कृष्णा की तरफ भागता है जिसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं थी वैसी सभी बात से हैरान कि इतनी भारी झूमर उसने अकेले रोक लिया था। अब आप लोग ये मत सोचना कि इतना हिम्मत कहाँ से आया कृष्णा के पास। उसने उस रस्सी को पकड़कर पिलर से राउंड कर लिया था जिसे वो थोड़ा सहारा दे रहा था। बाकी कृष्णा ने अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रखी है तो उसे पास इतनी हिम्मत तो है ही। गार्ड्स ने सभी को बाहर निकाल लिया था और अब वहां पर सिर्फ चारों परिवार के साथ कुछ लोग मौजूद थे। बाकी सब कृष्णा के पास जा पाते उससे पहले ही कृष्णा को कोई एक झटके के साथ गले लगा लेता है। सभी के कदम वहीं रुक जाते हैं, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि ओम ने कृष्णा को गले लगाया हुआ था। ये सबके लिए आश्चर्य वाली बात थी क्योंकि ओम किसी भी लड़की को अपने पास तक आने नहीं दिया गया था। बचपन में भी बस कृष्णा ही थी जो उसके साथ होती थी। अपनी माँ के इतना कहने पर भी उसने आज तक किसी एक लड़की के साथ डेट की पर भी नहीं गया था। तुम ठीक तो हो ना? ओम कृष्णा को पूरा अच्छे से देखते हुए कहता है। जैसे ही वो उसके हाथ को देखता है तो उसमें से अभी भी खून निकल रहा था। उसका हाथ अच्छा खासा चोटिल हो गया था। ये देखो कितना खून निकल रहा है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। कृष्णा पहले चारों तरफ देखती है तो सब उसे ही देख रहे थे तो वो अपने दांत पिसते हुए ओम को कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम सब यहीं पर हैं, शायद तुम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को भूल गए हो। और मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, कुछ नहीं हुआ है, मुझे थोड़ी सी चोट है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन ओम तो ओम था, उसने कृष्णा की धमकी को हवा में उड़ा दिया, मतलब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी धड़कन तो इस बात से बढ़ी हुई थी कि उसे चोट लगी है। पहले तो उसने हॉस्पिटल ले जाने का सोचा, लेकिन कृष्णा की जिद उसने पहले ही देखी और महसूस की थी तो वो समझ गया कि ये किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल नहीं जाने वाली है। तो वो उसे खींचते हुए एक कुर्सी पर बैठा देता है और जैसे ही कृष्ण उठाने वाली होती है उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे तब तक जब तक मैं तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग नहीं कर देता। फिर एक गार्ड को फर्स्ट एड लेन को कहता है। सभी के मन में सवाल थे लेकिन ये वक्त उन्हें सही नहीं लग रहा था और ओम से जो भी सवाल पूछने होंगे वो उसे अकेले में पूछ लेंगे। रेवती जी वही साइड में खड़ी थी, उन्होंने अपने साथ में खड़ी सुधा को कुछ इशारा किया जिसको समझ वो अपना सर हाँ में हिलाती है और सबके बीच से होते हुए ओम के पास जाती है जो कृष्ण का हाथ लिया उस पर फूंक मार रहा था। सुधा अचानक से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लेती है जिसे कृष्ण का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है और धम्म से टेबल पर लगता है। ऐसा नहीं था कि कृष्णा अपना हाथ रोक नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत परेशान हो रही थी। कुछ लोगों को देखकर उसे तो बस कैसे भी यहाँ से जाना था, लेकिन ओम के कारण वो यहाँ रुकी हुई थी। उसे और तमाशा नहीं करना था जिस कारण उसका ध्यान किसी चीज पर नहीं होता है।
एक तो वैसे ही हाथ में चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था, ऊपर से टेबल पर लगने के कारण उसे दर्द होता है जिसमें उसके मुंह से बहुत धीरे से आह निकलती है, जिसे ओम बड़ी आसान से सुन लेता है और अपना हाथ सुधा के हाथ से एक झटका में छुड़वा कृष्णा के हाथ को पकड़ लेता है। तब तक गार्ड फर्स्ट एड लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो बिना किसी पर ध्यान दिए उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। सुधा कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसे एक नज़र घूर कर देखता है, जिसे डर कर सुधा 2 कदम पीछे चली जाती है। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी। ड्रेसिंग करने के बाद कृष्णा सभी को देख कहती है, नफरत है मुझे। एक तो वैसे ही हाथ में चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था, ऊपर से टेबल पर लगने के कारण उसे दर्द होता है जिसमें उसके मुंह से बहुत धीरे से आह निकलती है, जिसे ओम बड़ी आसान से सुन लेता है और अपना हाथ सुधा के हाथ से एक झटका में छुड़वा कृष्णा के हाथ को पकड़ लेता है। तब तक गार्ड फर्स्ट एड लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो बिना किसी पर ध्यान दिए उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। सुधा कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसे एक नज़र घूर कर देखता है, जिसे डर कर सुधा 2 कदम पीछे चली जाती है। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी। ड्रेसिंग करने के बाद कृष्णा सभी को देख ठंडे लहजे में कहती है, मुझे नफरत है। वैसे भी सब उसे ही देख रहे थे, कोई प्यार से, कोई नफरत की नज़र से, तो कोई शक की नज़र से, तो कोई दया की नज़र से कि उसे चोट लगी है। कृष्णा को वो नज़र चुभ सी रही थी, खासकर तब जब कोई उसे सहानुभूति वाली नज़र से देखता हो। कृष्णा की बात सुन सभी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आई थी किससे नफरत है उसको। कृष्णा अपनी नज़रों को ऊपर करते हुए सभी को दोबारा कहते हैं, मुझे नज़र है जब कोई मुझे घूरता और सहानुभूति भरी नज़रों से देखता है तो मरी नहीं हूं मैं जो आप सब ऐसे मुझे घेर खड़े हैं। थोड़ी सी खरोंच है, जाकर अपना काम करिए, देखिए कहीं मिस्टर रंधावा को तो नहीं लगी, और प्लीज जाइए यहाँ से। फिर सामने खड़ी सुधा को देख, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वो ओम के सर पर ही चढ़ जाएगी। उसकी नज़र तो उस हाथ पर थी जिसको ओम ने पकड़ रखा था, उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उसको अपनी ठंडी आंखों से देख कहती है, अब तुम्हें स्पेशल बोलूं, अच्छा होगा शांति से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधा अपनी नज़रों को ओम से हटाव से देखती है और जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, कृष्ण की हल्की हरी और लाल आंखों को देख उसके कदम खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। सभी इधर उधर बैठ गए, क्योंकि अभी इतना कुछ हुआ था कि सभी को थोड़े आराम की जरूरत थी, लेकिन रेवती जी को ये बिल्कुल भी जल्द नहीं आता। वो बीच में ताने मरते हुए कृष्णा से कहती हैं, गजब की लड़की हो तुम, हमारे बच्चे की जान क्या बच्चा दी, सभी के सर पर ही चढ़ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती से ऐसे बात करने की और उसे डराने की, देख नहीं रही वो कितनी डर गई है। सुधा भी उनके गले लग जाती है, जैसे कितना डर गई हो। कृष्णा से अब इनका और ड्रामा नहीं देखा जा रहा था, तो वो उन्हें इग्नोर करती थी, लेकिन रेवती जी ने कहा रुकने वाली थी। लगता है अपनी बेइज्जती कारवानी ही है, ऐसे नहीं मानेगी ये। कृष्णा को उनका ड्रामा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करती है और बगल में देखती है जहां ओम उसके हाथ में बड़ी ही सावधानी से दवा लगा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था, जैसे चोट कृष्णा को न लगी हो बल्कि उसे लगी हो, जिसे वो गौर से देखने लगती है। ओम के बाल पसीने से भीगने के कारण उसके माथे पर लहरा रहे थे। वो वक्त था और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका एडम एप्पल जो फूंक मारने के कारण बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहा था। कृष्णा खुद उसको देखने में एक पल के लिए पूरी खो जाती है। उसका ध्यान ओम की बात से टूटता है। हाँ हो गया, अब तुम इसे बिल्कुल भी पानी से नहीं भिंगाओगी और इसे खोलने की तो बिल्कुल भी मत सोचना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आने में कोई संकोच नहीं करूंगा, फिर चाहे तुम अपनी शर्तों का जाप ही क्यों न करती रह जाओ। इस पर कृष्णा ने उसे घूर कर देखा है, लेकिन ओम भी कम नहीं था, वो उसकी घूरती हुई नज़रों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। फिर उसे खड़ा करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम वैसे भी अकेले आई हो और कार तो तुम इस हालत में खुद ड्राइव कर नहीं ले जा सकती, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रेवती जी और सुधा अभी भी वही खड़े थे, लेकिन ओम ने दोनों को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो दोनों वहाँ है ही नहीं, जिससे दोनों ही कृष्णा को और नफरत के साथ देखने लगते हैं। उनके लिए ये उनकी बेइज्जती ही थी, जिसका बदला लेने का उनके मन में ख्याल पहले ही आ चुका था। ओम कृष्ण का हाथ पकड़ता है और उस तरफ जाने लगता है जहां सभी बैठे हुए थे, लेकिन वो जैसे ही रेवती जी को क्रॉस करता है, वो अपने पैर कृष्ण के आगे कर देती है ताकि वो गिर जाए, लेकिन उनकी चल उन पर ही भारी पड़ जाती है। जब कृष्णा उनके पैर पर अपनी हील्स डाल देती है, उनके मुंह से जोर से आह निकलता है, लेकिन वो अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लेती है। बेचारी न चिल्ला पा रही थी और अपना दर्द बता सकती थी, नहीं तो वो क्या कहती कि वो खुद ही अपना पैर आगे की थी।
असली कृष्णा ने उन्हें पैर लगाते देख लिया था, जिसके बाद उसने ऐसा किया कि बेचारी फिर कभी बीच में पैर लगाने से पहले 100 बार सोचेगी। ओम चलते हुए अपने पापा रोहित के पास जाता है और उन्हें कहता है, पापा मैं कृष्णा को घर छोड़ कर आता हूँ, अगर देर हो जाए तो आप माँ को समझ दीजिएगा। जिस पर वो राजी हो गया है। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ऋतु जी के पूछने पर रोहित बता देता है कि वो कृष्णा को छोड़ने गया है, उसकी चिंता न करे, लेकिन उनके मन में भी शक के एक तिनके ने जन्म ले लिया था दोनों के बारे में सोचकर। वही जैसी ही गाड़ी अग्निहोत्री मैंशन पहुंचती है, कृष्ण उसे बाहर से ही जाने का कहे अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जो होता है उसे सभी के होश उड़ जाते हैं सिवाय एक के। ओम कृष्ण का हाथ पकड़ता है और उस तरफ जाने लगता है जहां सभी बैठे हुए थे, लेकिन वो जैसे ही रेवती जी को क्रॉस करता है वो अपने पैर कृष्ण के आगे कर देती है ताकि वो गिर जाए, लेकिन उनकी चल उन पर ही भारी पड़ जाती है। जब कृष्णा उनके पैर पर अपनी हील्स डाल देती है, उनके मुंह से जोर से आहा निकलता है, लेकिन वो अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लेती है। बेचारी न चिल्ला पा रही थी और अपना दर्द बता सकती थी, नहीं तो वो क्या कहती कि वो खुद ही अपना पैर आगे की थी। असली कृष्णा ने उन्हें पैर लगाते देख लिया था, जिसके बाद उसने ऐसा किया कि बेचारी फिर कभी बीच में पैर लगाने से पहले 100 बार सोचेगी। ओम चलते हुए अपने पापा रोहित के पास जाता है और उन्हें कहता है, पापा मैं कृष्णा को घर छोड़ कर आता हूँ, अगर देर हो जाए तो आप माँ को समझ दीजिएगा। जिस पर वो राजी हो गया है। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ऋतु जी के पूछने पर रोहित बता देता है कि वो कृष्णा को छोड़ने गया है, उसकी चिंता न करे, लेकिन उनके मन में भी शक के एक तिनके ने जन्म ले लिया था दोनों के बारे में सोचकर। किसी ने भी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो लीडर भी अब गायब था। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि सभी को लगा उनके गार्ड ने उसे पकड़ लिया होगा। रोहन को भी कोई चोट नहीं लगी थी, जिस वजह से सभी अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इस घटना ने रंधावा परिवार को भी परेशान कर दिया था और अब पार्टी भी खत्म हो गई थी। वैसे भी फंक्शन आउट हाउस में ही हुआ था, तो सभी को जाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। कार में ऋतु जी और रोहित जी बैठे हुए थे। रोहित कार ड्राइव कर रहे थे, वही ऋतु जी किसी गहरी में सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ जान, तुम कहाँ खोए हो, सब ठीक है? अब तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी क्यों? रोहित जो कब से उसे देख रहा था आखिरकार पूछ ही लेता है। ऋतु जी उसकी तरफ दिल्ली कहती है, ये कब से चल रहा है? क्या क्या चल रहा है जान, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो हित जी को थोड़ा सा शक तो हुआ कि ऋतु जी ओम के बारे में कह रही हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा बात को टालते तो वो तुरंत समझ जाती कि कुछ गड़बड़ है। ओम उस लड़की को कब से जानता है और उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम जरा मुझे बताओगे? और हाँ, ये तो कहना ही मत कि तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों की मिली भगत के बारे में। रोहित जी एक बहुत गंभीर या गुस्से वाले इंसान हैं, लेकिन सिर्फ बाहर वालों के लिए घर और दोस्तों के बीच वो एक अलग ही इंसान बन जाते हैं, खासकर अपनी पत्नी और ओम के साथ। ऋतु जी से तो वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए जब उन्होंने पूछा तो वो सोचने लगे कि उन्हें क्या कहा जाए कि उनको सच भी पता न चले और झूठ भी न हो। जान, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो तुम मिल ही चुकी हो। वो लड़की हमारी बिजनेस पार्टनर है कृष्णा, और मुझे लगता है तुम्हारी चिंता अब खत्म होने वाली है जल्दी ही। रोहित जी कुछ सोच बोलते हैं। अच्छा, और क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरी कौन सी परेशानी तुम खत्म करने वालों हो? उन्हें भी अब जानना था कि आखिर बात क्या है। इस पर रोहित जी कहते हैं, मैं नहीं ओम करूंगा तुम्हारी परेशानियों को खत्म, तुम तो ओम की शादी के पीछे पड़ी रहती हो, अच्छा ही है ना? अगर उसे कोई पसंद आ रहा है तो, और वो लड़की बहुत जबरदस्त है, उसे अच्छे से पता है हमारे बेटे को कैसे कंट्रोल करना है। हमारी बात तो वो सुनता नहीं है। अगर कृष्णा उसकी जिंदगी में आती है तो वो अच्छे से सुधार भी देगी, और क्या पता ओम भी अपनी जिंदगी खुलकर जीने लगे जो उसने सालों से नहीं जी है। हम तुम सही कह रहे हो, अगर ओम को कोई पसंद आती है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ऋतु जी भी उनके हाँ में हाँ मिलते हुए कहती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि उनकी बहू कौन बनती है, बस उनके बच्चे को वो पसंद हो, इसे ज्यादा और क्या चाहिए था। कितने समय से वो उसे शादी के लिए मना रही थी, लेकिन ओम हर बार गुस्सा होकर किसी बिजनेस ट्रिप पर चला जाता था, लेकिन इस बार बात अलग थी। घर आ जाता है और दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। उन्हें ऋतु जी का ध्यान इधर उधर की बात कर हटा दिया था। अग्निहोत्री मैंशन कृष्णा घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसके पीछे आ रहा था। जिसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। कृष्णा ने उसकी कार गेट के बाहर ही रोक दी थी, लेकिन उसके अंदर जाते ही वो भी उसके पीछे जाने लगता है, तो गार्ड्स को रोक लेते हैं। इस पर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन उसके पास इसका भी इलाज था। वो गार्ड को ये कहकर अंदर चला जाता है कि वो ही कृष्णा को लेकर आया है और कृष्णा का कुछ सामान छूट गया है। अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है जिसमें कुछ सामान था।
पहले तो गार्ड सोचते हैं, लेकिन ओम कोई छोटी मोटी हस्ती तो था नहीं, तो उन्हें भी लगता है कि वो झूठ क्यों ही बोलेगा। उसके साथ गार्ड भी नहीं थे, तो थोड़ा सोच वो उसे अंदर जाने देते हैं। वही घर में अभी बस पीहू थी जो सोने जा चुकी थी, और रही बात आदित्य की, तो उसकी आज एक इमरजेंसी सर्जरी थी जिसके कारण वो आज घर नहीं आने वाला था। कृष्ण आगे जा ही रही थी कि अचानक वो रुक जाती है। उसे अपने पीछे किसी के होने की भनक लग गई थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, पीछे खड़ा ओम उसकी कमर से पकड़ वही दीवार से लगा देता है और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो उस पर चिल्लाए न, क्योंकि वो इतना तो उसे जान गया था कि कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई उसके खिलाफ हो जाए तो। और यहाँ वो ऊपर से नीचे तक उसकी बात को नजरअंदाज कर अंदर आ गया था। कृष्णा उसे देख अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखती है। हाथ में चोट लगने के कारण वो अपने आप को उतना डिफेंड नहीं कर पा रही थी, नहीं तो पक्का आज ओम की कोई न कोई हड्डी टूटना तय था। एसएसएस, चिल्लाना मत प्लीज, देखो तुम्हारे भाई बहन भी जग सकते हैं। वो क्या है, और मेरी कार खराब हो गई तो मैं अंदर आ गया। वैसे भी मैं तुम्हारी पति हूँ, तो तुम्हारे साथ सोने में क्या ही दिक्कत होगी मुझे, है न। इस वक्त दोनों की बीच बस हल्की सी जगह थी। अगर ओम थोड़ा और आगे आए तो दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल सकते हैं। एल कृष्णा को भी अभी पता नहीं यहाँ कि आदित्य घर पर नहीं है। उसने मैसेज भी नहीं किया था अपने फोन पर। वो अपनी आंखों से इशारा कर उसे अपना हाथ हटाने को कहती है, लेकिन ओम को समझ नहीं आता तो वो हमसे पूछता है, क्या हुआ, गूंगी क्यों बनी हुई हो और ये इशारे क्या कर रही हो? कहीं तुम हमारे सुहागरात के बारे में तो नहीं सोच रही है? और अगर ऐसा है तो तुम खुलकर बोल सकती हो। कृष्णा को अब उसकी बकवास बर्दाश्त कर रही है। अचानक वो कुछ ऐसा करती है जिसे ओम चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे हो जाता है। कृष्णा उसे देख अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखती है। हाथ में चोट लगने के कारण वो अपने आप को उतना डिफेंड नहीं कर पा रही थी, नहीं तो पक्का आज ओम की कोई न कोई हड्डी टूटना तय था। एसएसएस, चिल्लाना मत प्लीज, देखो तुम्हारे भाई बहन भी जग सकते हैं। वो क्या है, और मेरी कार खराब हो गई तो मैं अंदर आ गया। वैसे भी मैं तुम्हारी पति हूँ, तो तुम्हारे साथ सोने में क्या ही दिक्कत होगी मुझे, है न। इस वक्त दोनों की बीच बस हल्की सी जगह थी। अगर ओम थोड़ा और आगे आए तो दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल सकते हैं। एल कृष्णा को भी अभी पता नहीं यहाँ कि आदित्य घर पर नहीं है। उसने मैसेज भी नहीं किया था अपने फोन पर। वो अपनी आंखों से इशारा कर उसे अपना हाथ हटाने को कहती है, लेकिन ओम को समझ नहीं आता तो वो हमसे पूछता है, क्या हुआ, गूंगी क्यों बनी हुई हो और ये इशारे क्या कर रही हो? कहीं तुम हमारे सुहागरात के बारे में तो नहीं सोच रही है? और अगर ऐसा है तो तुम खुलकर बोल सकती हो। कृष्णा उसको जवाब देने ही वाली होती है कि उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो ओम का हाथ पकड़ वही एक कमरे में खींच लेती है। बेचारा ओम जो कृष्णा को परेशान करने का सोच रहा था वो उसके साथ खींचा चला जाता है। वही ऊपर से पीहू अपनी आंखों को मलते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो आधी सीधी पर आती है उसे लगता ही जैसे वहां कोई था। तब उसका ध्यान लाइट्स पर जाता है। कृष्णा आ गई क्या? ये लड़की भी न, लाइट्स ऑफ भी नहीं किया गया। इससे अच्छा हुआ कि मैं नीचे आ गई। खुद से बात करते हुए वो किचन में जाती है और पानी का जग लेकर लाइट बंद कर वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसे लगा शायद कृष्णा बिना लाइट को बंद किए ही अपने कमरे में चली गई है। वही कृष्णा के अचानक खींचने से ओम उसे साथ खींच चला जाता है। कृष्णा उसे कमरे के अंदर लाकर धक्का दे देती है ताकि वो उसे दूर हो जाए, लेकिन ओम ने उस वक्त तक कृष्णा का हाथ अच्छे से पकड़ लिया था। इसी तरह जैसे ही ओम पीछे होता है उसका पैर वही रखे कुर्सी से लगते हैं और वो आला सीधा धम्म की आवाज के साथ गिरता है। गिरते ही उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। हुआ यूं, जब ओम गिर रहा तब उसने कृष्णा का हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो अपने साथ कृष्णा को भी लेकर गिरता है। और उसके सदमे में जाने का कारण ये था कि इस वक्त दोनों के होंठ एक दूसरे से लगे हुए थे। समय जैसे थम सा गया था उनके लिए। कृष्णा खुद भी हैरान थी, उसका दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है। दोनों में से किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था। ओम ने कृष्णा को कमर से पकड़ा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ओम जिसे कृष्ण की आंखों में हमेशा एक अनजानपन ही नजर आता था, आज कुछ अलग देखा जो बस कुछ पल के लिए ही था, लेकिन उस एक पल ने ही उसे एक उम्मीद दे दी थी। कृष्णा जिसे ज्यादा कोई इमोशन का पता नहीं चलता था, आज उसके दिल की धड़कन बढ़ सी गई थी। धड़कन तो ओम की भी बड़ी थी। दोनों की धड़कन एक साथ शोर कर रही थी और एक दूसरे के कानों तक भी जा रही थी। कृष्णा को होश आता है तो वो अपनी स्थिति देखती है जो बहुत एम्बैरेसिंग थी, साथ ही ये घटना भी। तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है। तब जाकर ओम को होश आता है। वो अपने हाथ अपने होंठ पर ले जाता है। उसके होठों पर एक बहुत ही मनमोहक मुस्कान थी। वो जैसा ही उठने वाला होता है उसके मुंह से जोर से आह निकलती है और उसके हाथ खुद ब खुद उसकी कमर पर चले जाते हैं।
सीधा गिरने के कारण उसके कमर और पीठ पर चोट लग गई थी। बेचारे का सारा रोमांस यहीं खत्म हो गया। उसकी आवाज पर कृष्णा पीछे मुड़ती है तो ओम खड़े होने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, जिसे सैफ पता चल रहा था कि उसे ज्यादा लगी है या नहीं भी। कृष्णा उसके सामने अपना हाथ पड़ती है तो ओम तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। शायद वो इसका ही इंतजार कर रहा था। वो उसे ऊपर खींचती है, हालांकि उसके हाथ में चोट लगी थी जिसका ध्यान रखते हुए ओम ने वो कुर्सी पकड़ की थी जिससे उसका पैर लगा था, तो कृष्ण के हाथ पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। जो दर्द ओम के चेहरे पर कुछ पल पहले नजर आ रहा था अब ऐसा नहीं था और ये कृष्णा की नजरों से बच नहीं पता। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ओम को उतनी चोट नहीं लगी थी कि वो चिल्लाने लगे। क्या था ये? अगर तुम्हें चोट नहीं लगी थी तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? कृष्णा उसे घूरते हुए पूछती है। बस ऐसे ही, अभी तो हमारा पहला किस हुआ है, मुझे बस मन किया कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम ही ने अपना हाथ बढ़ाया था, मैंने तो बस उसे पकड़ लिया। वो उसे आराम से जवाब देते हुए कहते हैं। ज्यादा जवान नहीं चल रही है तुम्हारी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे छुए। कृष्ण उसे उंगली दिखाते हुए कहते हैं। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार ओम भी पीछे नहीं रहने वाला था बहस करने पर। हाँ तो माई कोई भी थोड़े ही हूँ, मैं तो तुम्हारी पति हूँ और मुझसे कैसी शर्मी, तुम चाहो तो हम अभी अपनी सुहागरात मना सकते हैं, बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? ओम उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था और ये कृष्णा के चेहरे पर दिख रहा था कि वो कितना ज्यादा चिढ़ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तुम कहीं फुर्सत मर क्यों नहीं जाते? कृष्णा बोल ही रही थी, ओम उसी बात के बीच में ही बोलता है। किस पर? तुम पर, लेकिन वो तो मैं पहले ही मर चुका हूँ। ओह प्लीज बंद करो तुम अपना ये सब और जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए वो रूम से बाहर चली जाती हैं। ए रुको, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम कहो तो मैं सुबह चला जाऊंगा। देखो मुझे चोट भी लगी है, साथ ही मेरी कार भी खराब हो गई है, तो आज घर जाना कैंसिल, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूंगा। और देख लो, अगर तुमने ज्यादा ना नुकुर की तो तुम्हारे भाई को मैं हमारी शादी के बारे में बता दूंगा। जैसा ही वो सामने दिखता है तो कृष्णा उसे जानलेवा नजरों से देख रही थी, जैसे अगर वो चुप नहीं हुआ तो आज उसे कोई नहीं बचा सकता। कृष्णा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं तो ओम भी राहत की सांस लेते हुए उसके कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल। आदित्य आज किसी इमरजेंसी केस के कारण सिटी हॉस्पिटल आया था। उसे एक सर्जरी करनी थी जिसके लिए राज ने उससे मदद मांगी थी और उसके लिए वो तुरंत मान भी गया। आदित्य की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वो जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगता है, वहीं गेट के पास को बार बार इधर से उधर चक्कर लगा रहा था कि आदित्य जो तेजी से अंदर आ रहा था वो अचानक से उसे टकरा जाता है, पर खुद को संभाल लेता है। लेकिन सामने वाला इंसान जैसा ही गिरने को होता है आदित्य उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो सीधा उसकी बाहों में होती है। वही रंजीत जी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो उनकी कृष्णा ही है जिसके लिए उन्होंने अपने आदमियों को एक बार और जांच करने को कहा। आज उन्हें शायद ही नींद आने वाली थी तो वो अपनी अलमारी से एक पुराना एल्बम निकालते हैं। कुछ पेंटिंग्स की हुई थी जिसे देख कोई भी कह सकता है कि वो किसी बच्चे ने बनाई होगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसे देख उनकी आंख नम सी हो जाती है। वो उस पर प्यार से हाथ फेरते हैं और जैसा ही खोलते हैं सामने जब ओम कृष्णा के पीछे जा रहा था तभी उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी को देख वो वहीं रुक जाता है। हम बोलो, ऐसे कैसे तुम लोगों ने उसे नहीं पकड़ा? एक बात कान खोल कर सुन लो, बाकी कोई तुम्हारे हाथ लगे या न लगे, लेकिन मुझे वो इंसान अपने सामने चाहिए जिसने गोली चलाई थी। उसे कहीं से भी ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन अगर 2 दिन में वो मुझे नहीं मिला तो अपने लिए अपनी कब्र खोद के रखना। हम ओम फोन रखता है और कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। जैसे ही वो कृष्णा के कमरे का गेट खोलता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अंदर सिर्फ अंधेरा था, कृष्णा ने लाइट ऑन करने की भी कोशिश नहीं की थी। ओम अपने फोन की लाइट ऑन कर स्विच बोर्ड ढूंढने लगता है जो कुछ कदम की दूरी पर है, उसे मिल भी जाता है, जिसे चालू करने के बाद पूरा कमरा अब साफ दिखने लगता है। तभी बाथरूम का गेट खुलता है और कृष्णा अंदर आती है। आज वो सच में थक गई थी और ओम से कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसे भी फ्रेश होने का के बालकनी के साइड चली जाती है और किसी को कॉल करती है। हम बोलो क्या खबर है? उधर से आवाज आती है। बॉस, मैंने उसे पकड़ लिया है और हेल में डाल दिया है, बस आपके आने का इंतजार है। ठीक है, उसकी अच्छी से खातिरदारी करो, मैं कल आऊंगी, आज तुम संभाल लो। इसे पहले कि कृष्णा कॉल काटती उधर से फिर से आवाज आती है। बॉस, वो मिस्टर ओल रंधावा आपकी जानकारी निकाल रहे हैं, पहले भी उन्हें ऐसा किया था लेकिन हमने सब संभाल लिया, क्या हमें कुछ करना चाहिए?
नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ये मामला खुद संभाल लूंगी। अभी जितना कहा गया है उतना करो और हाँ, सभी पर अपनी नजर रखें, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। कृष्णा की ऑरा इस वक्त बहुत डरावना हो गया था। इतना कह वो फोन रख देती है। कृष्णा जो चांद को एक तक देख कुछ सोच रही थी, तब भी उपयोग अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस होती है जिसे वो समझ जाती है कि ओम आ गया है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना और आज की रात तुम सोफे पर सो सकते हो और अगर नहीं सोना तो गेस्ट रूम है, वहाँ चले जाना। इतना कह बिना उसकी किसी भी बात को सुने अपने बिस्तर पर कंबल तान आंखें बंद कर देती है। ओम कुछ कहना तो चाहता था लेकिन उसने भी सोचा इसे ज्यादा उसके कुछ बोला तो सयाद घर में रुकना भी और न मिले। वो वही राखे सोफे पर लेट जाता है। सोडा वाकई में बड़ा था तो इस्तेमाल करने के लिए नहीं हुए। सोफे पर लेट वो अपना चेहरा कृष्णा की तरफ मोड़ लेता है। ऐसे ही उसे देखते हुए कब नींद की आगीश में चला जाता है उसे खुद नहीं पता। वही उसके सोने के बाद कृष्णा उठती है और दराज से कोई दवा निकाल उसे खा कर सो जाती है, लेकिन उसने देखा नहीं कि सोफे पर अभी कुछ हलचल हुई थी। वही रंधावा मिशन में रंजीत जी ने एक पुरानी एल्बम निकाली जिसमें उनकी वो खूबसूरत याद थी जिसे वो हर दम याद रखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि जसवंत जी जगने वाले हैं, तो जल्दी से वो एल्बम वापस अपनी जगह रख देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि जसवंत जी फिर से दुखी हो जाएं या बार बार कृष्णा के बारे में सोचे, अभी भी उनके लिए तनाव खतरा ला सकता था। बस वो भी जसवंत जी के बगल में आकर लेट जाते हैं। अब बस उन्हें इंतजार था ये जानने का कि कृष्णा उनकी कृषु है या नहीं। रात के किस पीहर सोचते हुए उनकी आंख लग जाती है पता नहीं चलता। अगली सुबह रंधावा मिशन में आज सुबह उतनी चहल पहल नहीं थी। कल की घटना के कारण सब बहुत ज्यादा तनाव में थे, जिसे सभी को थोड़ा देर हो गई थी। वही रेवती जी और सुधा दोनों ही सुबह सुबह कहीं निकल गईं, जिसे किसी को कोई मतलब नहीं था। एल खन्ना मंशन के बाहर एक घड़ी आकार रुकती है और हमसे से रेवती जी और सुधा दोनों बाहर निकलती हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे थे। दोनों ही अंदर चले जाते हैं। गार्ड्स ने ये बात रोहित जी को बता दी थी। उन्हें भी समझ नहीं आया कि क्यों इतनी सुबह सुबह वो दोनों यहाँ आ गया है, लेकिन इतना अंदाजा था कि कोई मकसद तो होगा। रेवती जी पहले ऋतु जी को भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अनथ थी। उनके हिसाब से वो रोहित के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती थी। भले ही वो रोहित के सामने कुछ न कहे, लेकिन जब वो लोग नहीं होते थे तो ताना कसना उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस बारे में रोहित को पता नहीं था, उसे सब कुछ पता था, लेकिन उनका रिश्ते में बड़े होने के कारण वो अपने आप को रोक लेता था। दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। दोनों की नज़र बस उस बड़े से महल पर थी। ऐसा नहीं था कि रंधावा मंशन छोटा था, लेकिन लालची लोगों को कितना भी कुछ दिखा दो उनके लिए काम ही है। अंदर ऋतु जी नाश्ते की तैयारी कर रही थी, वही रोहित जी सोफे पर बैठे उनका इंतजार। दोनों अंदर आते हैं तो रोहित जी उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। उन्हें बस ये जानना था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। कुछ पल बाद में ऋतु जी भी वहां आती हैं और रेवती जी के पैर छूती हैं, लेकिन इस बार वो अपनी बातों में कुछ ज्यादा ही मिश्री घोल के आ गई थी। बोलिए, इतनी सुबह यहाँ कैसे आना हुआ आपका? रोहित जी सीधे उनके आने का कारण पूछ लेते हैं, जिसे रेवती जी थोड़ा सकपका जाती हैं, लेकिन फिर खुद को संभाल कहती हैं, वो बेटा जी, मैं चाहती थी कि तुम सुधा को अपने ऑफिस में किसी अच्छी पोस्ट पर काम दे दो। ये बहुत मेहनती है, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ, एक काम करो, इसे न वो क्या कहते हैं, हाँ, ओमकार का असिस्टेंट बना दो। रोहित जी और ऋतु जी बस उनकी बेसमी देख रहे थे। दोनों में से कोई भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि इतना तो वो जानते थे कि बुआ जी किसी से मेल मिलाप बस अपने मतलब के लिए करती हैं। इस पर रोहित उन्हें जवाब देता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने ऑफिस में बिना किसी मेहनत की नौकरी दूंगा? अगर आपको इसकी नौकरी ही दिलवानी है तो रंधावा में दिलवाएं, यहाँ आने की क्या जरूरत है? और अगर मेरे ऑफिस में काम करना है तो जब इंटरव्यू होता है तब आए दे। अगर सिलेक्शन होता है तो इसका स्वागत है हमारे ऑफिस में, लेकिन सिफारिश की उम्मीद हमसे मत करिएगा। वैसे भी अब ऑफिस की बागडोर ओम के हाथों में है और सिफारिश का इस्तेमाल करें, इसे नफरत है, उसे अच्छा होगा कि आप ये भूल जाएं। और बेटा, तुम मेहनत करो, अगर काबिलियत है तो तुम्हारे लिए ये आम बात है, लेकिन यहाँ सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। रोहित जी की बात रेवती जी के मुंह पर एक चमकता था। वो यहाँ किस लिए आए थे ये शायद रोहित जी ने भाप लिया था। उनको बहुत बेकार महसूस हो रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने ओम के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन रोहित और ऋतु जी दोनों को बहुत गुस्सा आता है। कृष्णा का रूम बेड पर 2 लोग सुकून से सोया हुए थे। ओम भी कृष्णा के बगल में उसके सर को अपने सीने से लगाए सुकून से सोया हुआ था।
धीरे धीरे ओम की आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होता है। जब वो थोड़ा नीचे देखता है तो उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये सुबह उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी और वो चाहता था कि ये जन्नत वो हर सुबह महसूस करे। कृष्णा के चेहरे पर भी सुकून दिख रहा था, जैसे इतने अच्छे से सोए उसको बरसों हो गया हो। और शायद ये सच भी था, इस वक्त वो असली कृष्णा से बिल्कुल अलग एक प्यारी सी बच्ची लग रही थी जिसके चेहरे पर मासूमियत ने जगह बनाई हुई होला। ओम जो कृष्ण को एक तक देख बस मुस्कुराए जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ने लगती है। जब उसे रात में जो कृष्ण की हालत थी वो याद आती है, वो सोचने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे सिर्फ नॉवल प्लैनेट पर। धन्यवाद।